मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 7 मई के अपराह्नकालीन एक महत्वपूर्ण अंक में आप सभी को मेरी राम राम। और दद्दा, आज मैं चर्चा करूंगा भारतीय राजनीति की 2 धाराओं की, जिनकी आप चर्चा गाए गवाए सब में सुनते होंगे, लेकिन हम सबका ध्यान नहीं जाता कि आखिर ये क्या है। कौन सी राजनीति की धाराएं हैं जो इस देश के अंदर एक लंबा, जिनका वैचारिक संघर्ष का एक इतिहास रहा है और वर्तमान समय में भी वह संघर्ष चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन दद्दा मेरे, मैं अपने इन अंकन के माध्यम से आप सबके ध्यान में ऐसी बातें लाने का प्रयास करता हूं। यदि हम अपने देश में जो राजनीति चल रही है उसका क्या वैचारिक आधार है, यदि इसके बारे में सही क्या है गलत क्या है ये नहीं जानेंगे तो हम फिर कैसे निर्णय ले पाएंगे कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और ये निर्णय ना लेने के कारण किस प्रकार इस देश में एक बहुत ही एक विचारधारा, जिसको वामपंथ विचारधारा, वामपंथी कहते हैं, आप सबने शब्द सुना होगा, ने इस देश का कितना नुकसान किया है। पूरी कई पीढ़ी इस देश की किस प्रकार इस देश के खिलाफ करने का, उनका मानसिक रूप से उनको किस प्रकार इस देश की संस्कृति, इस देश के राष्ट्र, इस देश के राष्ट्रीय समाज, इसकी रीति रिवाज और वह अन्य इस देश के मूल समाज, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के खिलाफ खड़ा करने का काम किया था। और यह वामपंथ की बहुत बड़ी सफलता थी कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार की दूषित विचारधारा को फैलाने का काम किया था। और वह चाहे न्याय व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, पत्रकारिता हो और ख़ास तौर से शिक्षा व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा हमारे इतिहास को जिस प्रकार दूषित करने का काम किया था, किस प्रकार हमारे इतिहास को पराजय और कायरता का इतिहास बनाने में अपना मुख्य रोल निभाया था, उसके बारे में मैं 2 सेकंड आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। इसके मूल में था कि देश की आज़ादी के समय जो देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान नाम के देश की जो चर्चा चल रही थी, उसको सबसे पहले यदि किसी ने वैचारिक आधार दिया था, इन्हीं वामपंथियों ने दिया था। मित्रों, ये पढ़े लिखे नवयुवकों का एक बहुत बड़ा समूह देश के अंदर इस विदेशी वामपंथी विचारधारा से विदेश में उत्पन्न होते ही इन्होंने यहाँ भी इस विचारधारा का सूत्रपात किया था। मित्रों, 1920 से 1925 के दौरान इस देश में वामपंथी विचारधारा ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने का काम किया था। इसमें डॉक्टर अमन राय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मान मित्रों और EMS नंबूदिरीपाद जैसे उस समय के नवयुवक जो इस विदेशी विचारधारा से प्रेरित होकर उस विचारधारा को भारतीय राजनीति में बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्थापित किया था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल के अंदर इसी विचारधारा को से प्रेरित होकर केरल राज्य भारत ही नहीं विश्व का एक पहला ऐसा राज्य था जहां कोई वामपंथी सरकार लोकतांत्रिक ढंग से वोटों से चुनकर आई थी। ये पूरे विश्व में इसका उदाहरण कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वामपंथ में लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। वहाँ केवल डिक्टेटरशिप चला करती है। अगर रूस के हो और चाहे आप चीन का इतिहास देखें, क्यूबा का देखें, कंबोडिया का देखें, कहीं का भी कम्युनिस्टों का आप इतिहास देखेंगे, अपने देश के नागरिकों से के खून से रंगा हुआ डिक्टेटरशिप का इनका इतिहास रहा है। लेकिन ये भारतवर्ष के अंदर केरल एक ऐसा प्रथम राज्य था जहां 5 अप्रैल 1957 को पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद ने शपथ ली थी और यह सरकार 1959 तक चली थी। मित्रों, मेरा आज आप सबके समक्ष जो बतवतो कहन में जो 7 मई के अपराह्न आओ हूँ, जिसका सबसे महत्वपूर्ण आपका ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि जो 5 राज्यों के इस समय परिणाम आए हैं इस देश के अंदर भी विधानसभा, इसका सबसे बड़ा आखिर संदेश क्या है मित्रों। 5 राज्यों का परिणाम में वामपंथियों पर इस भारतवर्ष के अंदर विराम लगा। और आपको एक आश्चर्यजनित खुशी का भी अनुभव होगा कि जिस जगह से केरल से वामपंथ ने शुरुआत की थी मित्रों, इस 2026 में लगभग
80 से 100 वर्ष के बीच वहीं से इसकी विदाई हुई है और आज देश के अंदर किसी भी प्रदेश में कोई वामपंथी सरकार नहीं है। मित्रों, वामपंथी सरकार देश के अंदर 3 राज्यों में रहा करती थी। वर्तमान समय में हमने देखा केरल से वह विदा हो गई। आज से 15-16 साल पहले वह पश्चिम बंगाल से विदा हुई थी, जहां वह 34 साल 1977 से 2011 तक रही थी। और उसने बंगाल का क्या हाल किया था, वह अगर आपको देखना तो वर्तमान टीएमसी शासनकाल से हम तुलना कर सकते हैं। मित्रों, इसी प्रकार त्रिपुरा राज्य में भी लंबे समय तक वामपंथियों ने शासन किया था, लेकिन वहाँ से भी वह कुछ समय पूर्व विदा हो गई। वहाँ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दक्षिण पंथ की सरकार, जो एक विचारधारा मैंने कहा वामपंथ और दूसरा इस देश की धारा दक्षिण पंथ। वामपंथ मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति के 2 हाथ, कोई व्यक्ति उल्टे हाथ से काम करता है, कोई सीधे हाथ से काम करता है। और हम देखते हैं हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर उल्टे हाथ से काम करता है तो हम उसको टोकते हैं कि बेटा उल्टे हाथ से काम मत करो, सीधे से करो। कभी कभी बच्चे में परिवर्तन आ जाता है, कभी नहीं आता। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मानवीय इतिहास में इस प्रकार के अपने देश में भी 7 से 10% लोग बाएं हाथ से काम करने वाले हैं। इसी प्रकार उल्टे हाथ से उल्टा काम करने वाले लोग, वामपंथियों का भी यही इतिहास रहा है कि हमेशा हर काम उल्टा करते हैं, धारा से विपरीत चलते हैं और तर्क कुतर्क ऐसे खोज कर लाते हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के समय कांग्रेस से जो पाकिस्तान को वैचारिक आधार दिया था, ये एक गुप्त समझौता किया था कि राज्य आप करेंगे और राज्य की जो कुछ चीज़ें हैं इतिहास लेखन की अथवा शिक्षा व्यवस्था व अन्य प्रकार की चीज़ें, जो एकेडमिक संस्थान हैं, उनके प्रमुख पदों पर हमारे वामपंथी विचारधारा के लोग बैठेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने इतिहास से लेकर शिक्षा से लेकर पत्रकारिता से लेकर मीडिया से लेकर इस देश को मानसिक रूप से किस प्रकार वामपंथी बनाने का काम देश की आज़ादी के बाद करने का जो निर्णय लिया था, वह हम सबके ध्यान में आना चाहिए। लेकिन मित्रों, बहुत सी चीज़ें होते हुए हम देखते हैं लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आती। मैं आपका ध्यान फिर दिला रहा हूँ कि इन्हीं कुचेष्टाओं का परिणाम था कि इस देश का पढ़ा लिखा नवयुवक बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास जो दूषित करके हमको पढ़ाया था, पराजय का इतिहास, हमारे गौरवशाली इतिहास को किस प्रकार मिटाकर इन्होंने एक नया इतिहास लिखकर आर्य अनार्य द्रविड़ ऐसे कई इस प्रकार की चीज़ें, हिंदू मुसलमान जो हिंदुओं के ऊपर जघन्य अत्याचार हुए थे 1000-2000 वर्षों के बीच, उन सबको छुपाकर किस प्रकार हमारी पराजय का इतिहास लिखने का काम किया। इस कारण शिक्षा पद्धति से पढ़े लोग, मैकाले पद्धति से पढ़े लोग किस प्रकार मानसिक गुलामी के शिकार हो गए। वह जीवन के हर क्षेत्र में बड़े बड़े अधिकारी, पत्रकार, जजेज व अन्य समाज के हर क्षेत्र में, खास तौर से शिक्षा और मीडिया, और वह लोग किस प्रकार लगातार इस प्रकार के पदों पर ऐसे भरते रहे, ये हम सब ने देखा। इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक पूरी पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी इस देश की सांस्कृतिक जड़ों से कट गई और धीरे धीरे यह देश के लोग कहने लगे, इतनी उनमें निराशा का भाव आ गया कि मुझे कुत्ता कह लो, गधा कह लो, लेकिन हिंदू मत कहो। उन्होंने हिंदू शब्द को, सनातन शब्द को इतना एक वातावरण उसके खिलाफ कर दिया। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार तमिलनाडु के अंदर एक मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को डेंगू और मलेरिया से तुलना करने लगा। इस प्रकार के लोग इस देश के अंदर राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में उनका समर्थन करने वाले लोग मौजूद थे। मित्रों, 2014 के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ, वह धीरे धीरे इन वामपंथियों को इस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था, इतिहास लेखन से धीरे धीरे दूर कर इस देश की सनातन संस्कृति के अनुरूप इसका सही स्वरूप देश के नई पीढ़ी के सामने आए, वह काम शुरू हुआ था। उन कामों का जो परिणाम आया है वह इन 5 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे तो आपको त्रिपुरा में भी कम्युनिस्ट नज़र नहीं आएंगे, जिनको कम्युनिस्ट कहते हैं वामपंथियों को, और जो वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा पर चलकर नक्सलवाद के आधार पर देश के 12 राज्यों में अपनी बड़ी मजबूत उपस्थिति दिखाते थे, किस प्रकार हिंसा करते थे, सुरक्षा बलों की हत्याएं करते थे,
वहाँ के आम नागरिकों को विकास योजना का लाभ नहीं पहुँचने देते थे। इसी वर्ष मार्च में हम सब ने देखा है कि इस देश से नक्सलवाद, वामपंथ भी पूरी तरह विदा हो गया और लोकतांत्रिक ढंग से जो वामपंथियों ने जिन राज्यों में अपना स्थान बनाया था वह मिटने के कगार पर हैं। हम सब ने देखा है कि केरल से लेकर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आज वामपंथ के लिए कोई जगह नहीं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों पर जहां कहीं कहीं वामपंथ के लोग चुनाव जीतते थे, राजनीति करते थे, वह पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। इन 5 राज्यों का परिणाम भारत में वामपंथियों पर लग गया पूरा विराम। मित्रों, इस अंक के माध्यम से मैंने आपको वामपंथ विचारधारा के बारे में बताया। मैं अगले अंक में आपको केरल राज्य से संबंधित किस प्रकार केरल में 80 से 90 साल वामपंथ और दक्षिण पंथ का एक भयंकर वैचारिक मुकाबला चला और आज भी चल रहा है। धीरे धीरे वहाँ से किस प्रकार वामपंथ उखड़ रहा है और दक्षिण पंथ राष्ट्रीय विचारधारा वहाँ अपना स्थान बना रही है, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में बनाई थी। मैं अगले अंक में इस पर चर्चा करूँगा। मेरा अनुरोध है इन चर्चाओं को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।